नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ट्यूटर पे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करी। उसके बाद हमने परिमेय संख्याओं से संबंधित गुणधर्म के बारे में बात करी थी, जिसमें सबसे पहला गुणधर्म हमने पढ़ा था समृत नियम। समृत नियम में भी हमने चार प्रकार से देखा था, एक योग के लिए, एक व्यवकलन के लिए, एक गुणा और एक भाग के लिए। तो हमने देखा था कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृत होती है, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत भी समृत होती है, परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी समृत होती है, परंतु परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृत नहीं होती। उसी प्रकार से आज हम देखेंगे क्रम विनिमय नियम। दूसरा नियम है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय में क्या करेंगे, हम क्रम बदल के देखेंगे कि क्रम बदलने के बाद में इन दोनों का मान बराबर आता है या नहीं, अर्थात LHS और RHS का मान बराबर आता है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे योग के लिए। इसके लिए दोस्तों, योग के लिए इसमें मान ली हमने दो परिमेय संख्याएं, एक 1/2 और एक मान ली 3/5। योग के लिए देख रहे हैं ना, तो योग के लिए a प्लस बी बराबर b प्लस ए। देखो हमने यहाँ पे इनका क्रम बदल दिया, a पहले स्थान पे था वो दूसरे स्थान पे चला गया और b जो दूसरे स्थान पे था वो पहले स्थान पे चला गया। यहाँ पे 1/2 को हमने a मान लिया और 3/5 को हमने माना b। अब हम हल करके देखते हैं कि इन दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर। अगर इन दोनों का मान बराबर आता है तब तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्या होंगी, क्रम विनिमय होंगी। तो चलो चेक करते हैं। a का मान रखते हैं 1/2 प्लस b का मान 3/5 बराबर इधर b का मान 3/5 प्लस a का मान 1/2। इधर 5 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 10। 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5, प्लस का चिन्ह था प्लस आ गया। 10 का भाग देंगे 10 में भाग देंगे 5 का 2 बार गया और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ गया। इधर भी एलसीएम आ गया 5 और 2 का 10। 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार गया और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है। उसके बाद 10 में भाग देंगे 2 का, 5 बार गया, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आ गया। इधर 5 और 6 11/10 और इधर 6 और 5 11/10। इन दोनों का मान बराबर आ रहा है, LHS और RHS का मान बराबर आ रहा है। और हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। तो इसमें कोई डाउट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में योग के बाद हम देखेंगे व्यवकलन। परिमेय संख्याएं यही लेंगे 1/2 और 3/5, इन्हीं संख्याओं के अंदर चेक करेंगे। देख लेते हैं, a को माना 1/2 और b को माना 3/5। अब देख रहे हैं व्यवकलन के लिए। व्यवकलन का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, घटाना होता है व्यवकलन का मतलब। तो देखते हैं, व्यवकलन के लिए आना चाहिए a माइनस बी बराबर b माइनस ए, अर्थात LHS और RHS बराबर आने चाहिए। इस स्थिति में देखते हैं, a का मान 1/2 और b का मान -3/5 बराबर इधर b का मान 3/5 माइनस a का मान 1/2। एलसीएम 2 और 5 का 10 आ गया। 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार गया, 5 को 1 से गुणा किया 5, माइनस का चिन्ह था माइनस आ गया। 10 में 5 का भाग दिया 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6 बराबर 5 और 2 का एलसीएम भी 10 आ गया। 10 में 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 माइनस 10 में देंगे 2 का भाग, 2 को करेंगे 5 बार गया, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। इधर बड़ी संख्या माइनस की है, एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है। अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तब तो संख्याएं घट जाती है और अगर समान चिन्ह होते हैं तब संख्याएं जुड़ जाती है। तो यहाँ पे संख्याएं घटेंगी, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है तो बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/10। यहाँ पे 6 में से 5 गया सीधा सीधा तो बचा 1/10। देखो यहाँ पे आ रहा है माइनस के 1/10 और यहाँ पे आ रहा है 1/10, अर्थात एक संख्या तो ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। अतः इन दोनों का मान बराबर नहीं है
तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। इन दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा, इसलिए ये क्रम विनिमय नहीं होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गुणा के लिए। हमने योग के लिए देखा, योग के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होती है और व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। अब बात करते हैं गुणा की। गुणा के बारे में बात करेंगे तो देखो, गुणा में आना चाहिए a गुणा b बराबर b गुणा a। अगर इन दोनों का मान बराबर आता है तब तो यह क्रम विनिमय है, और इन दोनों का मान बराबर नहीं आता है तब यह क्रम विनिमय नहीं है। तो मान रख देते हैं, a का मान 1/2 गुणा b का मान 3/5 बराबर b का मान 3/5 गुणा a का मान 1/2। इसको हल कर लेते हैं, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। 1 को 3 से गुणा किया 3, 2 को 5 से गुणा किया 10 बराबर, इधर 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 5 से गुणा किया 10। देखो 3/10 और 3/10 दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। तो हम यहां लिख देंगे परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, योग के लिए बात करी, व्यवकलन के लिए बात करी, गुणा के लिए भी हमने बात कर ली। अब देखेंगे भाग के लिए। भाग के लिए देखते हैं हम, तो भाग के लिए होना चाहिए a भाग b बराबर b भाग a। मतलब इन दोनों का मान अगर बराबर आता है तब तो ये क्रम विनिमय होंगी, और अगर इन दोनों का मान बराबर नहीं आता तब ये क्रम विनिमय नहीं होंगी। a का मान हमें दे रखा है 1/2 भाग b का मान हमें दे रखा है 3/5 बराबर b का मान 3/5 भाग a का मान 1/2। इसको हल कर लेते हैं। देखो, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। तो 1/2 गुणा 5/3 बराबर 3/5 गुणा 2/1। अब जैसे पहले गुणा में किया था उसी की तरह गुणा कर लेंगे। 1 को 5 से गुणा किया तो 5 आ गया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, इधर 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, और 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आ गया। एक तरफ तो आ रहा है 5/6, एक तरफ आ रहा है 6/5। इन दोनों का मान बराबर नहीं होने के कारण हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। तो हम लिख देंगे परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, क्रम विनिमय में हमने बात करी सबसे पहले योग के लिए। योग के लिए हमें पता चला कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। उसके बाद में हमने बात करी व्यवकलन के लिए। तो व्यवकलन में भी हमने देखा कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। उसके बाद हमने गुणा के लिए देखा, तो गुणा में हमें पता चला कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। उसके बाद हमें पता चला कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। इसका हम एक बाद में टेबल बनाएंगे, उस टेबल में सारा हम डेटा लिख देंगे तो उससे पता चल जाएगा। अब हमारा तीसरा नियम आता है साचरीयता। साचरीयता या इसे सहचारी भी कहते हैं।
साचर्यता या सहचारी भी कहते हैं। साचर्यता या सहचारी के लिए इसका एक नियम होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये तो योग के लिए होगा। अगर हम देखें योग के लिए, माना हमने a बराबर 1/2 माना, b बराबर 1/3 और c बराबर 1/4 मान लिया हमने। योग के लिए देखेंगे तो योग के लिए जो इसका व्यापक रूप होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। यहां पे तो a और b को साथ में ले लेंगे जोड़े के रूप में, और यहाँ पे b और c को साथ में ले लेंगे। यहाँ पे c अकेला रह जाएगा और यहाँ पे a अकेला रह जाएगा। अब इसमें मान रख के देखते हैं। a का मान हमारे पास में है 1/2 प्लस b का मान 1/3 और c का मान है 1/4 बराबर a का मान 1/2 प्लस b का मान 1/3 प्लस c का मान 1/4। इसको हल करते हैं, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हल करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करके देख लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा। 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। प्लस 1/4 बराबर 1/2 प्लस इधर भी ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। 12 में 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। प्लस का चिन्ह है प्लस। 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस 2 बराबर हो गया 5/6 प्लस 1/4 बराबर इधर 1/2 प्लस 4 और 3 हो गया 7/12। अब इसको आगे हल कर ले। 6 और 4 का एलसीएम आ गया 24 12। 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 में 6 का भाग देंगे 2 बार गया और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ गया। प्लस का चिन्ह। 12 में 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा बराबर इधर भी 2 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। प्लस 12 में 12 का भाग 1 बार और 1 को 7 से गुणा किया तो 7। इधर 10 प्लस 3 13/12 13/12 और इधर 6 और 7 कितने हो गए? 13/12। देखो इन दोनों का मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सहचारी होती है। तो हम यहां लिख देंगे परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सहचारी होती है। बात क्लियर? मुझे नहीं लगता कि यहां इसमें कोई डाउट होगा। बड़ा ही आसान सा तरीका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पे योग के लिए। अब बात करेंगे व्यवकलन की। तो जहां पे भी प्लस का चिन्ह था वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब देख रहे हैं व्यवकलन के लिए। व्यवकलन के लिए देखते हैं। जहां जहां पे भी प्लस है ना वहां वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो व्यापक रूप हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी। देखो वही फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह क्या लगा दिया हमने? माइनस लगा दिया। a का मान, b का मान और c का मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पे a का मान रखा है 1/2 माइनस b का मान 1/3 माइनस 1/4 बराबर 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4। अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले की तरह ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6। 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया 3। माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इधर आ गया माइनस का 1/4 बराबर 1/2 माइनस इधर भी 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12।
12 में 3 का भाग देंगे, 4 बार गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 4 का भाग देंगे, 12 में 3 बार जाएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। इसके बाद देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो यहां पे तो बच गया 1/6 माइनस 1/4 बराबर 1/2 माइनस 4 में से 3 गया 1/12। ठीक है। 6 और 4 का एलसीएम यहां पे 12 आ गया। 12 में 6 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 4 का भाग देंगे, 12 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बराबर, इधर 2 और 12 का एलसीएम भी 12 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया 6 माइनस 12 में 12 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। देखो यहाँ पे एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है। अभी मैंने कहा था कि अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो वो आपस में घट जाते हैं और अगर समान चिन्ह होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह है और बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे भी जो हमारा परिणाम आएगा वो भी कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो 3 में से 2 घटाया 1 माइनस का 1/12 बराबर, इधर 6 में से 1 गया तो 5/12। देखो इन दोनों का मान क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इन दोनों का मान अलग अलग आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत सहचारी नहीं होती। तो हम यहां लिख देंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत सहचारी नहीं होती। योग के लिए हमने देखा कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सहचारी होती है, व्यवकलन के लिए हमने देखा कि परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सहचारी नहीं होती। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गुणा के लिए। तो देखो जहां पे भी प्लस था वहां पे हमने माइनस लगा दिया। अब जहां पे भी प्लस है गुणा की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो गुणा के लिए बात कर रहे हैं, फॉर्मूला है a प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, गुणा। तो a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा ब्रैकेट b गुणा c। पहले की तरह ही एक a b c का मान रख देते हैं। a का मान 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4 बराबर 1/2 गुणा ब्रैकेट 1/3 गुणा 1/4। इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ही हल कर लेते हैं। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 3 से गुणा किया 6 गुणा 1/4 बराबर 1/2 गुणा 1 को 1 से गुणा किए 1, 3 को 4 से गुणा किया 12। अब देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 6 को 4 से गुणा किया 24 बराबर 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 12 से गुणा किया 24। देखो दोनों का मान बराबर आ गया है यहाँ पे, तो हम कह देंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत सहचारी होती है। तो हम यहां लिख देंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत सहचारी होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बच गया क्या हमारे पास, भाग के लिए। तो भाग के लिए भी देख लेते हैं कि, तो अब हम भाग की बात करेंगे। भाग में देखेंगे कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचारी होती है या नहीं होती। नियम वही रहेगा, बस जहां पे प्लस है वहां पे क्या आ जाएगा, भाग का चिन्ह आ जाएगा। तो इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। सबसे पहले a भाग b भाग c बराबर a भाग b भाग c। अब abc का मान हमें दे रखा है, abc का मान इस समीकरण में रख के देख लेते हैं। a का मान है 1/2 भाग 1/3 भाग 1/4 बराबर 1/2 भाग 1/3 भाग 1/4। इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। तो 1/2 गुणा 3/1 भाग 1/4 बराबर 1/2 भाग
1/3 गुणा 4/1। संख्या उल्टी हो गई आगे वाली। इसको हल कर लेते हैं। 1 को 3 से गुणा किया 3, 2 को 1 से गुणा किया 2। भाग की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, गुणा, और आगे वाली संख्या उल्टी, तो 4/1 बराबर यहां पे 1/2, भाग की जगह गुणा, यहाँ पे 4/3 आना चाहिए। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 4/3 आना चाहिए, लेकिन भाग की जगह क्या आ गया, गुणा, तो आगे वाली संख्या उल्टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। अब इसको हल कर लेते हैं। 3 को 4 से गुणा किया 12, 2 को 1 से गुणा किया 2, बराबर 1 को 3 से गुणा किया 3, 2 को 4 से गुणा किया 8। देखो इन दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचारी नहीं होती। तो हम यहां लिख देंगे कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचारी नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली संवृत नियम की, उसके बाद क्रम विनिमय नियम की, और उसके बाद साहचर्य नियम की। अब हम इन तीनों नियमों को एक सारणी के रूप में देखते हैं। सबसे पहला नियम था हमारे पास में संवृत नियम। कौन सा? संवृत नियम। उसके बाद में था हमारे पास में क्रम विनिमय नियम। कौन सा था दोस्तों? क्रम विनिमय नियम। और सबसे आखिरी में हमने पढ़ा था सहचारी नियम। सहचारी या साहचर्यता एक ही बात है, इनको कहते हैं सहचारी या साहचर्यता। ठीक है, इसके बाद में हमने सबसे पहले योग के लिए देखा, उसके बाद हमने देखा व्यवकलन के लिए, उसके बाद हमने देखा गुणा के लिए, और उसके बाद हमने देखा भाग के लिए। तो देख लेते हैं। हम पहले ही हल करके पता कर चुके हैं कि कौन सी संख्या किसके अंतर्गत, कौन सी संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध क्रम विनिमय सहचारी होगी या नहीं होगी। तो देखो, हमने देखा था कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती है, तो यहाँ पे सही का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत भी समृद्ध होती है, तो यहाँ पे भी सही का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी क्या होती है? समृद्ध होती है, तो यहाँ पे भी सही का चिन्ह आ जाएगा। और फिर हमने सबसे आखिरी में देखा कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद में हम क्रम विनिमय नियम की बात कर रहे थे, तो परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है, ये हम चेक कर चुके हैं पहले ही। उसके बाद परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। उसके बाद हमने देखा गुणन के लिए, तो परिमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। उसके बाद हमने देखा भाग के लिए कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। उसके बाद सहचारी नियम की बात करें, तो उसमें देखा हमने कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सहचारी होती है, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत सहचारी नहीं होती, और परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत सहचारी होती है, और परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचारी नहीं होती। ये हमने देखा, और जो भी नियम देखे हमने उसे सारणी के रूप में हमने बना लिया। तो आप इसको एक बार बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है। इसमें कुछ एक दो चीजें और रही है, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। और वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें, वो डायरेक्ट पूछ ली जाती है कंपटीशन एग्जाम में या फिर बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। एक शब्द है सबसे पहला, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब 5 कोई संख्या हमारे पास में, 5 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें पुनः 5 प्राप्त हो जाए। तो 5 में 0 जोड़ने पर ही तो 5 प्राप्त होता है। तो योज्य तत्समक हमेशा जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। उसके बाद एक शब्द आता है गुणन तत्समक। गुणन तत्समक, गुणन तत्समक का मतलब होता है कि कोई संख्या है, उसको ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए
कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे मुझे 5 है, मेरे पास कोई संख्या, मैं उसको कौन सी संख्या से गुणा करूं कि मेरे पास 5 आ जाए वापिस। मैं 5 को 1 से गुणा करूंगा तो ही 5 आएगा, अगर और किसी संख्या से गुणा करूंगा या 0 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा, और किसी संख्या से गुणा करूंगा तो उसका मान बदल जाएगा। तो गुणनतत्समक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हमने देखो बातें करी, सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याओं के बारे में हमने बात करी, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत की ओर अग्रसर होती है। उसके बाद हमने पूर्ण संख्याओं की बात करी। पूर्ण संख्याओं के बारे में देखा कि हमने 1 से लेकर अनंत तक तो संख्याएं थी, और उसमें हमने 0 को भी शामिल कर लिया। उसके बाद हमने बात करी पूर्णांक संख्याओं की, उसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल थी। उसके बाद में हमने बात करी परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं वे जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ गुणधर्म देखे। सबसे पहला गुणधर्म था हमारा समृत नियम, उसके बाद में क्रम विनिमय नियम, उसके बाद में साहचर्य नियम। उसके बाद हमने देखा योज्य तत्समक और गुणन तत्समक। तो दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको रिवाइज करना, अच्छे से तैयार करना इस चैप्टर को। ये कंपटीशन से रिलेटेड भी है और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी है, तो आप इसकी अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, चाहे शॉर्ट्स के जरिए दूं, चाहे वीडियो में दूं आपको जवाब, पर मैं आपको आपके आंसर जरूर दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में